Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Arifwala. Students, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस 6 टेंसेस बेटा ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कंटिन्यूस के है। 3 जो है वो सिंपल कंटिन्यूस हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। 3 जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बेटा बात ये है कि कंटिन्यूस का मतलब ही होता है जारी। तो ऐसे फिक्रात जिनमें काम जारी हो वो कंटिन्यूस टेंस के होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बेटा पहचान रूटीन में ये की जाती है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में फेल के बाद जब रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो ऐसा फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। जैसे मैंने इसकी मिसाल लिखी है कि अहमद ख़त लिख रहा है। अब इस फ़िक्रे में देखें, लिखना वर्ब है और इसके आखिर में जो है वो रहा है आ गया है। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूँ, बनाना वर्ब और इसके आखिर में रहा हूँ आ गया। और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना वर्ब और इसके आखिर में रहे हैं आ गया। तो बेसिकली पहचान जो है वो इसकी यही की जाती है कि फ़ेल के बाद उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जब रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो ऐसा फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। लेकिन ये हर फ़िक्रे में ऐसे नहीं पॉसिबल। बाज़ फ़िक्रात ऐसे भी हैं जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन वो काम को जारी रखना शो कर रहे होते हैं। वो फ़िक्रात प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही रूल को फॉलो करते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट के ऐसे फ़िक्रात, सबसे पहले हमने पहचान कर ली तो हमने फ़िक्रे को ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने का जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया कि एक ही रूल है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है कि सबसे पहले कोई भी फिक्रा ट्रांसलेट किया जाएगा तो सब्जेक्ट लगाया जाएगा, सब्जेक्ट का नंबर पहला है, उसके बाद दूसरे नंबर पर वर्ब लगाया जाएगा और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। ये तरतीब है। कभी भी ये नहीं होगा कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया या वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद चला गया या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तरतीब हमेशा यही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कि कंटिन्यूस टेंस जितने भी हैं उनमें सिर्फ एक ही वर्ब पॉसिबल है और वो है आईएनजी वाली फॉर्म। मतलब जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं सिर्फ एक ही वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और वो है आईएनजी वाली फॉर्म। इससे हटकर कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बेटा कि आईएनजी वाली फॉर्म जब भी आएगी तो उससे पहले इन 5 में से एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल होगा। वो है इज, एम आर, वाज वर। हमेशा इनके फौरी बाद आप सिर्फ एक ही फॉर्म लगा सकते हो और वो है आईएनजी वाली फॉर्म। अब इसमें इज, एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए और वाज वर जो है वो पास्ट कंटिन्यूस के लिए। अब सबसे पहले बात ये आ गई कि हेल्पिंग वर्ब ये क्या है। हेल्पिंग वर्ब बेटा उर्दू में इनको कहा जाता है इमदादी अफ़ाल। नाम से ही जाहिर है कि वो वर्ड्स जो वर्ब तो नहीं होते लेकिन फ़िक्रा मुकम्मल करने में वर्ब की मदद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो है वो इमदादी अफ़ाल, ऐसे वर्ड्स जो फ़िक्रा मुकम्मल करने में वर्ब की मदद करें उनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट के फौरी बाद इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब वर्ब से पहले होगा, सब्जेक्ट से जो है वो फौरी बाद इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे। अब बेटा अगर आपके पास जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा आ गया, सबसे पहले आपने पहचान कर ली कि वर्ब के फौरी बाद जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह इस्तेमाल हो जाए तो ऐसा फिक्रा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो इसको अगर ट्रांसलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रूल के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि हमने कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। तो मैंने बताया कि इज, एम, आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए मखसूस हैं। तो इनमें से जो सूटेबल होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। ही, शीट या कोई सिंगुलर होगा तो इज इस्तेमाल किया जाएगा, आई के साथ जो है वो एम इस्तेमाल होगा और यू, दे या वी या कोई प्लूरल होगा तो उससे हम आर इस्तेमाल करेंगे। और उसके फौरी बाद बेटा
आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब इस रूल के तहत बेटा इस फिक्रे को ट्रांसलेट करते हैं कि मैं अहमद ख़त लिख रहा है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट तलाश करना है। सब्जेक्ट फिक्रे में जो काम कर रहा हो, ये जिसके बारे में बताया, ये पूछा जाए, वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम रूल के मुताबिक इधर सब्जेक्ट लिख देंगे। अब चूंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इनमें से सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब आईएनजी वाली फॉर्म का बेटा कानून ये है, रूटीन में जो होता है कि किसी भी वर्ब के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन अगर वर्ब के आखिर में सिंगल ई इस्तेमाल हो रहा है तो ई को ख़त्म करके आईएनजी का इजाफा किया जाता है। अब वर्ब जो है वो राइट है, लिखना, तो इसकी जब आईएनजी वाली फॉर्म बनाएंगे तो ई कट करके और आईएनजी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर डबल ई इस्तेमाल हुआ है, जैसे वर्ब है सी, देखना, अगर इसकी आपने आईएनजी वाली फॉर्म बनानी है तो फिर आपने इनको वैसे ही रहने देना है और आगे आईएनजी का इजाफा कर देना है। तो कोई भी बेटा फिक्रा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा वो इस रूल के तहत ही ट्रांसलेट किया जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इस एमआर में से जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगा दिया जाएगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फिक्रा मुकम्मल कर देना है। अब नेक्स्ट बेटा कि हेल्पिंग वर्ब, हम ये बात कर रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आईएनजी वाली, तो मैं आप आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो मैं अब ये आपको बता देता हूँ कि कौन से वर्ब के साथ, कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेटा ये याद रखिएगा, ये परमानेंट रूल्स हैं कि डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट भी इसमें शामिल है। इनके बाद सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब जब भी ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे तो सिर्फ एक ही फॉर्म इस्तेमाल की जा सकती है और वो है फर्स्ट फॉर्म। वो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे इनके बाद सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है और वो है फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट बेटा किसी भी वर्ब की चार हालतों का जो होना लाजमी होता है, जिसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद सेकंड फॉर्म से पहले बेटा कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कानून है कि सेकंड फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लिहाजा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड फॉर्म, तीन हेल्पिंग वर्ब हैं सिर्फ, हैज, हैव, हैड। ये जब भी इस्तेमाल होंगे इनके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ही पॉसिबल है और कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हैज, हैव, हैड, तीन हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी, इसके अलावा कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसके बाद मैंने बताया था फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली फॉर्म है, उसके लिए 5 हेल्पिंग वर्ब ही मखसूस हैं और वो हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये जब भी आ जाएंगे इनके बाद सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल होगी और वो आईएनजी वाली फॉर्म, इसके अलावा कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो बेटा जब भी कंटिन्यूस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम ट्रांसलेट करेंगे, हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इज, एम, आर, जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिख दिया जाएगा और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा के फिक्रे को मुकम्मल कर देना है ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट बेटा कोई भी फिक्रा अगर हमने नेगेटिव करना है, नेगेटिव फिक्रे को ट्रांसलेट करने का एक ही कानून है कि जब भी आपने एक फिक्रा नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है वो नॉट का इजाफा कर दिया जाए। नेगेटिव का एक ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हम नॉट का इजाफा कर देते हैं। ऐसे ही फिक्रा जब इंटेरोगेटिव होगा, मतलब सवालिया होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को
सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और फिक्रे के आखिर में जो है वो सवालिया निशान लगा देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगा देंगे, फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब भी नेगेटिव किया जाए तो इज एम आर के बाद जो है वो नॉट लगा दिया जाएगा, और जब आपने फिक्रे को इंटेरोगेटिव करना है तो इज एम आर को ही फिक्रे के शुरू में लेकर आ जाना है। अगर ये फिक्रा ऐसे होता कि अहमद खत नहीं लिख रहा है तो आप इसको जो है वो ट्रांसलेट करते, अहमद इज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद अगर फिक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, क्या अहमद खत लिख रहा है, इज अहमद राइटिंग अ लेटर, और आखिर पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता। तो कोई भी फिक्रे को नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये यूनिवर्सल कानून है। और उसके बाद अगर फिक्रे को इंटेरोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को ही फिक्रे के शुरू में ले आना है। तो इस रूल के तहत अगर इस फिक्रे को ट्रांसलेट किया जाए, मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूँ, आई एम ड्राइंग, जो कि आखिर में जो है वो बनाना के बाद रहा हूँ आ गया, तो हमने बात पढ़ी है कि फेल के बाद जब रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लगा देंगे आई, और उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब इनमें से सूटेबल हैम एम, और उसके बाद नक्शा बनाना, ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। अगर ये नेगेटिव होता, मैं पाकिस्तान का नक्शा नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। ऐसे नेक्स्ट बेटा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें भी देखें वर्ब के फौरी बाद जो है वो रहे हैं इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो इस रूल को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर यही नेगेटिव होता तो आप जो है वो आर के बाद नॉट लगा दो, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और अगर यही इंटेरोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आए, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, और आकर पर सवालिया निशान। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।